सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। पीटीआई की एहतजाजी तहरीक शुरू होने से कबल ही आज 9 मई की सज़ाओं का आगाज़ हो गया और आने वाले दिनों में मज़ीद फैसले सामने आएंगे। अब सेनेट इलेक्शन के बाद पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात, अहम रहनुमाओं को सज़ाएँ और क़यादत पर उठने वाले सवालात के बाद पीटीआई की एहतजाजी तहरीक कितनी मौसर होगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ सेनेट इलेक्शन में पीटीआई और हुकूमती इत्तेहाद ने जिस तरह के भाईचारे का मुजाहरा किया और वज़ीर आला गंडापुर ने मुफाहमत का रास्ता अपनाते हुए हुकूमती इत्तेहाद की शराइत मानी, तो उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या पीटीआई की इसी किस्म की जो मरकज़ी क़यादत है और हुकूमत जो विफाक में मौजूद है, इनके दरमियान मज़ीद बातचीत का कोई रास्ता अपनाया जा सकता है या फिर रात गई और बात गई और ये बात सिर्फ सेनेट की हद तक थी। एक और अहम मामले पर भी बात करेंगे जिसके हवाले से हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ सवाल उठाया, अपनी सोच भी वाज़ेह कर दी और अपोजिशन को मशवरा भी दिया कि वह हुकूमत पर दबाव डालें। ये मामला है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। 26वीं आईनी तरमीम में यह शिक शामिल की गई थी कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तक जो मौजूदा सरबराह हैं इलेक्शन कमीशन के, वो अपना काम जारी रख सकते हैं। और इसके नतीजे में हमने देखा सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपनी रिटायरमेंट के बावजूद इस ओहदे पर मौजूद हैं। अब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा है कि हुकूमत को ये सूट कर रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा ही जारी रखे और नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर न आए। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, जिसके लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो सेनेट इलेक्शन में जो मुजाहरा हमने भाईचारे का देखा, उसकी मिसालें नहीं मिलती। आप लोगों ने सूबाई सतह के ऊपर तो पीटीआई के साथ मिलकर सीट एडजस्टमेंट कर ली, मामलात कर लिए, लेकिन कौमी सतह के ऊपर हमें ऐसी कोई कोशिश क्यों नज़र नहीं आती जहां पर आप दोनों तरफ से हम देखते हैं एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को ही तस्लीम नहीं किया जाता। ये सेनेट इलेक्शन को इसी पैराए में देखें कि यहाँ पर अमीर सेनेटर से जुड़े मफादात होते हैं और फिर तमाम जो जमातें हैं वो एक हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, ये सवाल जो आपने मेरे से किया है बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बनता है। उसकी वजह ये है कि ये जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, एक आपको सेनेट के इलेक्शन में केपी की सूबाई असम्बली में नज़र आती है। हम ना तो पीटीआई के वजूद के इनकारी हैं और ना डायलॉग के इनकारी हैं। और जो आपने बात की ना कि हम एक दूसरे को वजूद को तस्लीम नहीं करते, सबसे पहले तो मैं मिसाल में आपको ये दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के इजलास में, अभी बजट इजलास जो हमारा हुआ, सबसे आखिरी इजलास हुआ, वो तो चल के खुद अपोजिशन मेंबरान की सीटों पे जाके हाथ भी मिलाया और उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी कि आए बैठें, असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौर साहब बैठ के बात करते हैं और बात करनी चाहिए। ज़ाहिर है हम उनकी एग्जिस्टेंस को महसूस भी करते हैं और उसे मानते भी हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जाके उन्हें दावत दे रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से तो बिल्कुल दरवाजे खुले हैं मुज़ाकरात के, हर चीज़ जो है हमारी तरफ से बिल्कुल ओपन है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो मैं समझता हूँ कि या तो किसी गलतफहमी का शिकार है या उनके अंदर कोई इस वक्त मैच्योर पॉलिटिकल डिसीजन करने की सलाहियत नहीं है। चलें, मैं उसको मज़ीद ज़रा बेहतर अंदाज से कह देता हूँ कि अगर सलाहियत है भी तो उनके ऊपर जो प्रेशर्स हैं उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स के और ख़ास तौर पे उनके वो लोग जो पाकिस्तान में इमरान खान की काबीना का हिस्सा थे लेकिन आज पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं माजरत से। और उनका मकसद ना इमरान खान है ना उसकी रिहाई है, मकसद उनका हिट्स लेने हैं और उसके नतीजे में पैसे और डॉलर कमाना है। अब अगर आप इतनी छोटी सोच के साथ ये काम करेंगे कि मुझे सोशल मीडिया के ऊपर कितनी मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मुझे कितने उसके ऊपर स्कोरिंग हो रही है, और नुकसान किसका हो रहा है? इमरान खान का, पीटीआई का और सबसे ज़्यादा मुल्क का और पाकिस्तान का।
तो ये सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दुरुस्त करने की जरूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो आप सेनेट इलेक्शन के में जो सीट एडजस्टमेंट उन्होंने की, उसमें पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान में मौजूद जो सियासी रहनुमा और वर्कर्स हैं उनकी तरफ से पीटीआई शदीद तनकीद की जद में। इंटरनली तो पीटीआई के लिए यकीनन ये एक मुश्किल सूरत हाल अब मजीद बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप लोग भी वर्कर्स को नज़रअंदाज करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दिस केस सेनेट के इलेक्शन में एक ही ख़ानदान से हैं, सीनियर रहनुमा है आपकी जमात के, वफाकी वज़ीर भी हैं अमीर मुकाम साहब, जब उनके भाई इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर हैं और उन्हीं के साहिबजादे, उनको आप लोग सेनेटर बना देते हैं। तो फिर आप लोगों की जमात में बिलखुसूस आप जैसे लोगों से जिनके हल्के के अवाम उनसे मिलते हैं, वर्कर्स मिलते हैं, तो सवाल नहीं उठता कि वर्कर्स को क्यों मौका नहीं दिया जाता? देखिए, सियासी जमातों में स्पेस बिल्कुल मौजूद होती है, पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो आगे आते हैं। मैं खुद जो है अपनी फैमिली का, पूरे ख़ानदान का पहला फ़र्द हूँ जो कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ा, MNA बना, आज अल्हम्दुलिल्लाह काबीना का हिस्सा हूँ। तो स्पेस होती है, इक्का दुक्का मिसालें जो आपने दी हैं वो भी देखने में आती हैं, लेकिन सियासी जमातें जो हैं, हमारी जमात में आपको अक्सरियत लोग जो नज़र आएंगे वो ग्राउंड लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है वहाँ से उन्होंने शुरू किया और आज वो एक कामयाब सियासतदान है। अब 2 तिहाई के करीब हैं आप सेनेट में भी, मौलाना साहब के साथ हम मज़ीद कुर्बतें आने वाले दिनों में देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, 26वीं आइनी तरमीम के वक्त जिस तरह हमने देखी, आइनी तरमीम की बात तो अभी भी है, ज़ेर गर्दिश हुकूमत कन्फर्म नहीं करती, लेकिन मौलाना साहब के साथ आगे बढ़ने का इरादा है अब आप लोगों का? देखिए, मौलाना साहब से जो आपने कहा कि कुर्बतें बढ़ रही हैं, हमारी मौलाना साहब से दूरियां कब थी? हमारी दूरी कभी भी नहीं रही, हमारी हमेशा से उनके साथ कुर्बत है। 26वीं तरमीम में उन्होंने कहा था धोखा दिया हुकूमत ने, और फिर ऑपोजिशन के साथ बैठ भी गए थे वो तहरीक इंसाफ के साथ। दोस्तों में और दोस्ती में और भाईचारे में ये गिले शिकवे होते हैं, चलते रहते हैं, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। ये अपनी जो हमारी प्राइवेट लाइफ होती है उसमें भी ये इस तरह की दोस्तों के लिए हम वो क्या कहते हैं, टक पर चून लगी रहती है, इसका ऐसा कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। और मौलाना साहब को हमारी लीडरशिप जो है बेइंतहा इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखती है, हमेशा से वो हमारे बहुत काबिल एहतराम है। तो लिहाजा ये कोई ना समझे कि हमारे और मौलाना साहब में कोई फासला है। तो डॉक्टर साहब, 5 अगस्त को पीटीआई ने मीनारे पाकिस्तान पे, 5 अगस्त की तारीख पीटीआई के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके पार्टी के कायद की जेल को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मीनारे पाकिस्तान में उन्होंने जलसे की इजाज़त मांगी है, क्या हुकूमत उनको इजाज़त देगी जलसे की, अगर वो पुरअमन जलसे के हवाले से वादा करते हैं? देखिए, इसका फैसला तो बुनियादी तौर पे हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने करना है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, और वो उसको देखते हुए और वक्त और हालात को देखते हुए वो इजाज़त देते हैं या नहीं देते। ये तो पंजाब गवर्नमेंट का फैसला है और इंशाल्लाह तो बिल्कुल मेरिट पे फैसला करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। लेकिन मैं आपको अपना एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से एक तज़िया दे देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले तकरीबन 2 साल अगर आप ले लें तो इन्होंने जिन जलसों की इजाज़त मांगी और जो इन्होंने पुरअमन सियासी एहतजाज के नाम के ऊपर पुरतशद्दुद और इंतशार से भरे हुए एहतजाज किए और जलसे किए और उनमें जो गुफ्तगू की और जो वहाँ पे फितना और फसाद फैलाया, उसको देखते हुए ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर ऐसे लोगों को बुलाएं, ऐसे लोगों को मौका दें कि वो इकट्ठे हों और उसके बाद ना वहाँ पे कोई अमन रहे, ना वहाँ पे कोई सियासत रहे, वहाँ पे सिर्फ फितना और फसाद हो। और इस दफ़ा तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े वाज़े अंदाज से कहा है कि हम तो असला लेके आएंगे, हम तो बंदूकें लेके आएंगे। तो मुझे आप ये बताएं कि एक सूबे का वज़ीर आला मीडिया के ऊपर ये बात कह रहा है, उसकी वो फ़ोन टेप नहीं हुई, उसने मीडिया पे ये बात की है, कैमराज के सामने ये बात की है कि हम बंदूकें लेके आएंगे। तो क्या ये कोई सियासी इज्तिमा है? क्या ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है? इस तरह के लोगों को फिर जाहिर है गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कि वो हालात को बेकाबू होने से बचाने के लिए उससे पहले हिफाजती इक़दाम करे और ऐसे लोगों को मौका ना दे कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब करें और जो पुरअमन शहरी हैं उनकी ज़िंदगियों में भी जो है वो बदसुकूनी और उनकी ज़िंदगियों में भी इंतशार पैदा करें। सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच साहब ने खबर दी है और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को अडियाला की सूबाई जेल से इस्लामाबाद की एक वफाकी जेल में मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं और ये इसकी भी तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं जेल के हवाले से। सो आप अपनी वो उस रिपोर्ट में वो ये भी कहते हैं कि अपने नए मेहमान की मुंतज़िर है ये जेल इस्लामाबाद में। सो ये तो जेल जो है वो वज़ारत दाखिला के अंडर आती है। डॉक्टर साहब, आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस किस्म की कोई तैयारी चल रही है? देखिए, ये जो सोहेल वड़ाइच साहब ने खबर दी है बड़े काबिल एहतराम है। मैं समझता हूँ ये खबर तो
हमारे जो डीसी इस्लामाबाद हैं, डिप्टी कमिश्नर, उन्हें ब्रेक करनी चाहिए। अब इस खबर की मैं आपको तफसील बता देता हूँ क्यों मैंने ये कहा है कि डिप्टी कमिश्नर को ब्रेक करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पिंडी इस्लामाबाद से बाहर जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि इस्लामाबाद ज़िले की या कैपिटल की अपनी कोई ज़ाती जेल नहीं है, और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कैदी होते हैं वो अडयाला जेल जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मिल्कियत है और वो पिंडी की जेल है, डिस्ट्रिक्ट पिंडी की, उसमें रखे जाते हैं, चाहे वो हवालाती हों चाहे वो कैदी हों। अब मौजूदा गवर्नमेंट हमारी ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये बड़ा एक इनिशिएटिव लिया कि इस्लामाबाद की अपनी जेल होनी चाहिए और उसकी जो तामीर है वो तकरीबन मुकम्मल होने को है। वो अब डिप्टी कमिश्नर साहब बता सकते हैं कि वो कब मुकम्मल तौर पे तैयार होगी, लेकिन वो बिल्कुल तैयारी के अख्तामी मराइल में है। तो ज़ाहिर है जब हमारी अपनी जेल इस्लामाबाद की बन जाएगी तो हमारे इस्लामाबाद के जितने भी कैदी अडयाला जेल में हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, वो डेफिनेटली वो हमारे इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट जेल होगी उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें तो ये कोई ऐसी आप ये कहें कि फाल निकालने वाली बात नहीं है, कोई नजूमी वाली बात नहीं है। तो बात दुरुस्त ही है फिर उनकी। सोहेल साहब दुरुस्त कहते हैं कि उसी जेल में खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा। सोहेल साहब दुरुस्त इसलिए कहते हैं कि दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। ये इस्लामाबाद इंतजामिया का इंतजामी मामला है कि जब हमारी जेल मुकम्मल हो जाएगी हम अपने कैदी पिंडी से ले आएंगे और अपनी जेल में रखेंगे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले के ऊपर आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने बात ज़रूर की है। सैयद नवीद कमर साहब ने एक टॉक शो में बात करते हुए कहा कि हुकूमत को इस वक्त ये सूट कर रहा है कि यही सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपना काम जारी रखें और नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना आए। आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर, क्योंकि ये एक उस हिसाब से बहुत बड़ी बात होगी। यकीनन 26वीं तरमीम में तब्दीलियाँ तो की गई थी कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आते कि अपना काम जारी रखें, लेकिन एक बहुत बड़ा तनाज़ा अब जिससे पहले का जो इलेक्शन है उसमें इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अराउंड रिवॉल्व करता रहा। सो आप भी यही समझते हैं कि इनको कंटिन्यू करने दिया जाए? मुझे अब साहब यू आर वेरी सीनियर एंकर पर्सन, मुझे आप ये बताएं कि वो कौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं पाकिस्तान में जो गैर मुतनाज़ा रहे हैं। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे इदारे हैं उनके तमाम सरबराहान में से कौन ऐसा है कि जिसके बारे में लोगों ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने बातें ना की हों। वही अदालत जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमानत मिली, शाबाश अदालत, शाबाश, वेल डन, उसी जज उसी अदालत ने उनके किसी बंदे की जमानत मुस्तरद कर दी, उसको गालियाँ, उसकी तस्वीर, उसके खानदान वालों की तस्वीरें लगा के उसको गालियां। ये तो डॉक्टर साहब वैसे इन चीज अगर आप इजाजत दें, ये जो चीफ इलेक्शन यकीनन पाकिस्तान के ज्यादातर इलेक्शंस मुतनाज़ रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहिबान के हवाले से भी तनाज़ा रहा, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में भी इनके रोल के हवाले से बात कर चुकी है। फिर उसके बाद जिस किस्म के इलेक्शंस हुए और उसके अवामी सतह के ऊपर भी जो एक इम्प्रेशन था, तो वो तनाज़े के अंदर इनका नाम इस कदर आया कि इनका कंटिन्यू करना क्या सूटेबल होगा इस मुल्क के मुस्तकबिल के इंतखाबी मामलात के हवाले से? देखिए, सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑनरेबल, उन्होंने अपने जो कैरियर का आगाज है, ये मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद से बहैसियत असिस्टेंट कमिश्नर किया था। हम उन्हें उस वक्त के जानते हैं जो इस्लामाबाद के हमारे रहायशी हैं और हम लोग हैं। मैं उस वक्त स्टूडेंट था। इंतहाई क्रेडिबल आदमी है, इंतहाई अच्छी शोहरत रखने वाले आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, डिग्निफाइड है, कैपेबल है। और जो मैंने कहा ना कि किसी के बारे में कोई बात कर देनी, वो तो हर एक के बारे में होती है, सबके बारे में होती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सारे मामलात को भी कंडक्ट किया है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है कि उनका जनाब। और ये बात जो आपने खुद ही कर दी कि 26वीं तरमीम में जब ये बात आ गई है कि आइन ये कहता है कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर नहीं होता उस वक्त तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कंटिन्यू करेंगे। वो तो 26वीं तरमीम में अब तो बज़ाहिर इस बात के बाद लग रहा है डॉक्टर साहब कि इन्हीं को कंटिन्यू करवाने के लिए आप लोग तो आईनी तरमीम के अंदर भी पर्सन टू पर्सन फैसले किए जा रहे हैं। वैसे मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। आइन जो है वो एक लाइव डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा किताब है। जिंदा किताब का मतलब ये है कि उसमें अगर 26वीं तरमीम हमारे दौर में हुई है तो 25 इससे पहले हो चुकी है ना, तब हम इसको 26वीं कहते हैं। तो लिहाजा अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये तो बात मैंने मुकम्मल कर ली चीफ साहब के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो मुशावरत गवर्नमेंट में और अपोजिशन लीडर के दरमियान हो रही है, अगर अपोजिशन लीडर संजीदगी का मुजाहरा करें और वो इमरान खान की तरह मैं ना मानूं, मैं किसी से बात ना करूं, मैं किसी के साथ बैठूंगा नहीं, अगर वो ये रवैया ना रखें
तो बहुत जल्द जो है नई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री हो जाएगी। नहीं, लेकिन एक चीज और फिर जाते जाते मैं डॉक्टर साहब, जो प्रोसेस फॉलो करना है, ऐसी क्या वजह है? का किरदार है। आप भी, पीपल्स पार्टी भी हमें मुत्तफिक नजर आते हैं। 26वीं तरमीम में मकसद भी सियासतदानों की दूर अंदेशी को एक तरफ रखते हुए नजर आता है कि इन्हीं एक शख्सियत के अराउंड आपने ये ऐड किया क्लॉज, कल को कोई और शख्सियत होंगे और आप रिसीविंग एंड पे होंगे तो वो भी कंटिन्यू करते रहेंगे बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सिर्फ ये कह दीजिएगा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि कोई और ये ओहदा नहीं संभाल सकता, सिर्फ यही एक मौजूद शख्सियत बचे हैं? नहीं, देखें, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जो ओहदे होते हैं वो परमानेंट होते हैं और जो शख्सियात होती हैं वो परमानेंट नहीं होती, नाम बदलते रहते हैं। आप मेरी अगर वजारत के दफ्तर में आएंगे तो आपको मेरे से पहले कोई 36 नहीं, कोई 46 वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर नजर आएंगे। वजारत वही है, दफ्तर भी वही है, लेकिन मेरे से पहले 45 लोग जो हैं वो इस मनसब पे फाइज रह चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये जो मनसब होते हैं ये परमानेंट होते हैं, अफराद बदलते रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नई तकर्री के लिए अपोजिशन संजीदगी का मुजाहरा करे, ये हो जाएगी। लेकिन वो पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, किसी बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो तकर्री कैसे हो? जब आइन में लिखा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन जो है वो जरूरी है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो इस वक्त हवा के घोड़े पे हैं, 30,000 फुट की बुलंदी पे सफर कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी और नून लीग अपनी ये सोच वाजे कर चुके हैं इन दो बयानात की हद तक भी। अगर हम देखें कि यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंटिन्यू करे, पीटीआई का अब इसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा ये हमें आने वाले वक्तों में देखना होगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुल्क की सियासी सूरत हाल बिलखसूस सेनेट इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी के और साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। पहले सेनेट इलेक्शंस की हम बात करते हैं। जिस तरीके से पीटीआई ने सीट एडजस्टमेंट कर ली हुकूमत के इन जमातों के साथ, बहुत सारे इख्तलाफात, इससे पहले तो नज़र आता था कि बातचीत का भी एक माहौल दोनों के दरमियान नहीं बन सकता, लेकिन जहाँ मकसद हो हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। ख़ुद तो पीटीआई के अंदर उनको बहुत तनकीद का सामना है क़यादत को, लेकिन हुकूमत 2/3 के करीब पहुँच गई है, अक्सरियत के करीब सेनेट में। आपकी नज़र में दुरुस्त फैसला था पीटीआई का? आप कैसे देखते हैं हालिया सेनेट इलेक्शन को? दुरुस्त हो या ना हो, ये चीज़ें वोटर पे छोड़ देनी चाहिए। ये आपको हक नहीं है कि आप इस किस्म की बंदर बांट कर लें, लेकिन जहाँ मुफादात आ जाते हैं, और मैंने हमेशा कहा कि सेनेट जो है ये पैसे का इलेक्शन है। बिल्कुल, पैसा लगाएं और सेनेट की सीट हासिल कर लें। और उसकी एक और मिसाल अब केपी में आपको नज़र आई है कि जहाँ पर इतने इख्तलाफात हैं, बात नहीं करनी, इजलास नहीं चलता, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जब मुफादात की बात आई है तो सब ने फैसला कर दिया कि हाँ 1 सीट तुम ले लो, 1.5 तुम ले लो, इस किस्म की बातें करके सब राज़ी है। वो राज़ी है तो हम क्या नाराज़ हुए, लेकिन नुकसान उस इदारे का होता है जहाँ ये लोग जा रहे हैं। तो ये इस मामले में भी मफाद पीटीआई के लिए भी इतना ही हावी रहा, या आप समझते हैं कि कोई ना कोई सैर हासिल बहस हुकूमत से वो बातचीत वो कम अज़ कम कर सकते थे इसको मौजू बनाते हुए? बातचीत से यहाँ पहुँचे हैं ना, सेनेट के अलावा भी कोई ब्रॉडर बात हो सकती थी? नहीं, वो तो है नहीं ना, वो तो ना दोनों तरफ ही बात नहीं है। तो इससे सियासत का जो एक शोहरत है सियासतदानों की, उस पर असर पड़ता है। लोग इसको अच्छा नहीं समझते, लोग हर चीज़ समझते हैं। और ये चीज़ें हम पिछले कम से कम 40 साल से ये तमाशे देख रहे हैं कि आज ये सेनेटर बन गया, वो बन गया, या ऐसे भी लोग हैं इनकी जमात ही कोई नहीं है, सेनेटर बन गए, बनते रहे हैं माजी में भी। एक वोट नहीं है फिर भी सेनेटर बन जाते हैं। चेयरमैन सेनेट बने, उनकी किसी जमात से ताल्लुक़ ही नहीं था। तो हर किस्म के तमाशे हमने देखे हैं। ये चीज़ें इदारे को भी नुकसान पहुंचाती हैं जो सेनेट का इदारा है, और जो मुल्क में सियासतदानों की शोहरत है उस पर भी असर आता है। और फिर आप जब पॉलिटिकल वर्कर को मौका नहीं देंगे यहाँ पे आने का इन ऐवानों में, और पैसे की बुनियाद पे या ताल्लुकात की बुनियाद पे वहाँ पर सेनेटर बनेंगे, तो फिर मामला चलता नहीं है। मैं हमेशा हर एक को मिसाल देता हूँ उस्मान काकड़ साहब की। एक पॉलिटिकल वर्कर थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने ग्रो किया सेनेट में आकर, और जो वो बात करते थे दलील से करते थे, आप उनसे एग्री करें या ना करें, लेकिन वो सियासत होती है जो मुल्की सियासत होती है, जो अपने सूबे की बात होती है किस तरह करनी है। वो एक मिसाल हैं
आज हम में नहीं है, लेकिन उनकी बातें मुझे याद हैं। और मैंने तो एज ए प्राइम मिनिस्टर कहा था कि जो सेनेट की इलेक्ट हुई है मैं इसको नुमाइंदा नहीं समझता, और मैं सेनेट में गया भी नहीं। मेरे को वहाँ जाने का मकसद कोई नहीं है सेनेट में। अब ये लेकिन हमें अक्रॉस पार्टीज एक ही जैसा रवैया नज़र आता है। यहाँ पर उमीर मुकाम साहब के बेटे सेनेटर बने नून लीग में, पीटीआई में तो एक और तनाज़ा बन गया। उन्होंने कहा कि खान साहब ने कोई और लिस्ट अप्रूव की थी, लेकिन बाद में बैरिस्टर सैफ साहब ने कोई और। हुकूमत का वाइसी साहब यहाँ पर इल्ज़ाम है मुस्लिम लीग नून का, वो ये कहते हैं कि जेल में बैठे खान साहब खुद ही सारी चीज़ों को अप्रूव करते हैं, बाद में पार्टी एक दोहरा मयार अपनाती है, मीडिया के सामने लाकर गुड और बैड कॉप का एक किरदार अदा किया जाता है। आप समझते हैं कि ऐसा है जो भी फैसला साजी हो रही है, या खान साहब को भी किसी न किसी तरह, क्योंकि आप पाकिस्तानी सियासत को समझते हैं, लाइल रखा जा रहा है क्योंकि वो जेल में मौजूद हैं? नहीं, मुझे इनका पता नहीं है इन बातों का, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि इमरान खान साहब का जो मुलाकात है या वकला से होती है, जो उनके वकला हैं, हर वकील से नहीं, और जो फैमिली आती है, क्योंकि आम प्रिजनर को यही मुराद हासिल होती हैं। लेकिन चूँकि एक मखसूस हालात हैं, एक बड़ी जमात के, ख़ासतौर एक जमात जो इक़्तिदार में है एक सूबे में, उसके वो सरबराह हैं, तो मेरा ख्याल है उनको इजाज़त देनी चाहिए कि कम से कम मुशावरत, जो पॉलिटिकल मुशावरत, उनके बैरिस्टर सैफ साहब से तो हो जाती है, लेकिन उनकी जमात शकूक और शबाहत का इजहार करती है कि वो किसी और के नुमाइंदे हैं। यही होता है, हमेशा यही होता है। एक मिल के आता है वो कुछ कहता है, दूसरा मिल के आता है वो कुछ कहता है। पहले तो मुलाकात होती थी, जो अदालत में लोग जाते थे, तो लेकिन वो सब मुख्तलिफ बातें करते थे। ये खुद पीटीआई की कमज़ोरी को जाहिर करता है, या ये फिर हालात ही इतने गैर मामूली हैं पीटीआई के लिए कि किसी भी सियासी जमात के लिए आप ऑपरेट करना मुश्किल? बिल्कुल कमज़ोरी है कि आपकी जो लीडरशिप है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि कौन यहाँ पर फैसला करने का इख्तियार रखता है, या किसकी बात में वज़न है, या जिसको अथॉरिटी दी गई है, वो बात क्लियर नहीं है। यहाँ 5-6 लोग हैं जो सब ये दावा करते हैं कि हमारी बात है, फिर उनकी अपनी फैमिली है खान साहब की, तो ये चीज़ें नुकसान पहुँचाती हैं जमात को भी और मुल्क की सियासत को भी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से आपका इससे पहले जो एक बना था, इकट्ठ हुआ था, उसमें आप बहुत आपकी अहमियत रही थी, लेकिन अब जो इसकी तश्कील नौ की गई है पीटीआई की तरफ से, उसमें आपका नाम शामिल नहीं है। आप मज़ीद इंटरेस्टेड नहीं थे इस तहरीक में शामिल रहने के लिए, या पीटीआई ने कंसिडर नहीं किया इस बार, या रब्ता नहीं किया? नहीं, तहरीक के मकासद हमने कभी ज्वाइन नहीं की। तहरीक के मकासद से हमारा इत्तेफाक है, उस वक्त भी था, आज भी है। और अज़ीज़ साहब को मैंने यही कहा था कि देखें, जब तक हम मकासद से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन आपका क्या तरीक़ाकार होगा, लाएमल क्या है आपका, इस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो बहरहाल कोई भी अलायंस या कोई भी जो ग्रुपिंग है जिसमें आइन की बात हो, मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात हो, हम उसके साथ हैं। हर पाकिस्तानी को होना चाहिए। और ये अलायंस क्यों नहीं बन सका, उसकी जिम्मेदारी किसी एक के ऊपर डाली जा सकती है? आपकी नज़र में कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल? नहीं, जो अलायंस तो मुख्तलिफ चीज़ थी ना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन तो अलग चीज़ है। तो वो अलायंस था, उसके अंदर 2 बड़ी जमातें जो हैं, जो पार्लियामान में भी हैं, पीटीआई और जेयूआई, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे आपस में, उनको दूर करने की ज़रूरत थी। वहाँ भी मसला ये था कि उनकी मीटिंग्स भी हुई, कमेटी बन गई, मीटिंग्स होती थी, लेकिन फिर ख़ास तौर पे CM KP की तरफ से कोई बयान आ जाता था, ज़ाती बयान मौलाना साहब के ख़िलाफ़, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उससे फिर मामला बैठ जाता था। तो मौलाना साहब ने उस सारे मामले में मैं समझता हूँ काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी, लचक दिखाई, बैठे रहे, बातें भी उनके ख़िलाफ़ हुई, लेकिन फिर भी उनका कहा ठीक एक बड़े मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं। और उस सारी अलायंस का वो कोई पोलिटिकल अलायंस नहीं था, ना वो कोई इलेक्टोरल अलायंस था। वो मकसद ये था कि जो अपोजिशन है मुल्क की, पार्लियामान के अंदर हो या बाहर हो, उसकी सोच में हम आहंगी पैदा की जाए, उनके डायरेक्शन एक हो, वो बात एक करते हो, ये कोशिश थी। वो अभी भी कोशिश करनी चाहिए। तो ये वाइसी साहब, ये मौका पीटीआई ने ज़ाया किया मौलाना साहब के साथ। अगर मिलकर आज जो वो एहतजाज की बात करते हैं, किसी कोई तहरीक अनाउंस करते हैं, उसकी क्या ज़्यादा वैल्यू होती, या फिर पीटीआई का एक मौक़िफ़ ये रहता है कि मौलाना साहब एक दोहरी पॉलिसी अपनाते हैं, वो हुकूमत से भी बात कर लेते हैं, या उनका ये खदशात दुरुस्त हैं किसी न किसी लेवल पर? नहीं, बात करना, देखिए सियासत में हर एक से बात होती है। मौलाना साहब को छुप के उन्होंने कोई डील तो नहीं की ना किसी से। तो आप जब तहरीक चला रहे हैं, तहरीक का मकसद क्या है? हमें जो बताया जाता है हमेशा कि तहरीक का मकसद ये इमरान खान साहब को जेल से निकालना, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी तहरीक इस मकसद के लिए कामयाब नहीं होती। आप मुल्क में बात करें, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात है, मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाएँ, रूल ऑफ लॉ के लिए तहरीक चलाएँ, मुल्क के मामलात बेहतर करने के लिए तहरीक चलाएँ।
जब आप उसी के अंदर जो खान साहब के मसाइल हैं, जो जेल में है, जो भी है, वो हल भी वहीं से निकलेगा। जब मुल्क में एक सियासी हल मुल्क के मामलात का होगा तो उससे बात निकलेगी। ये मामला जो है कि हम एक शख्स को निकालने के लिए, ठीक है, जैसे भी है अदालतों ने फैसला दे दिया, अब उसका एक लीगल सोल्यूशन है। अगर आप तहरीक इस मकसद की चलाएंगे तो कभी कामयाब नहीं होगी। लेकिन आप समझते हैं कि अगर इस मकसद के तहत एक ब्रॉडर इशू के साथ आप सब मिलकर किसी तहरीक की तरफ जाते तो आज पीटीआई एक बेहतर पोजीशन में होती, क्योंकि अब वो ऐलान तो करते हैं कि हम एहतजाज करेंगे लेकिन ना कोई तारीख दे पा रहे हैं, और हुकूमत भी हमें कुछ खौफजदा नहीं नजर आती। नहीं, बिल्कुल नहीं, हुकूमत को खौफजदा, हुकूमत को क्या खौफ होता है? हुकूमत तो हमेशा अपनी ताकत के ज़ोम में रहती है, तो वो उनके मामलात अपने हैं। लेकिन जो अपोजिशन है, और फिर एक इसके अंदर पेचीदगी ये है कि आज पीटीआई सिर्फ अपोजिशन में नहीं है, उनके पास एक सूबे की हुकूमत भी है। तो अगर वो कोई बात करेंगे मुल्क में कि आइन के बारे में बात करेंगे या कानून के बारे में बात करेंगे, तो उन पर भी ये इल्ज़ाम आएगा, भाई क्या आपका सूबा आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है? क्या आपके सूबे में हालात बेहतर हुए हैं? और ये 12 साल हो गए तो सूबे के अंदर। इसलिए पीटीआई को आज चाहिए कि अपोजिशन का रोल कौमी सतह पे अदा करे और सूबे को एक मॉडल गवर्नमेंट बनाए, जिससे लोगों को दिखा सके वो कि देखें हम बेहतर हुकूमत चला रहे हैं। तो ना आपकी हुकूमत बेहतर है, ना आपकी अपोजिशन बेहतर है। तो जहाँ पर हुकूमत नाकाम है, पाकिस्तान की अपोजिशन भी नाकाम है। अब दूसरी तरफ हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से अगर हम बात करें, जो एक चीनी का बहरान आया, पेट्रोल की प्राइसेस आवाम के अंदर एक हम देखते हैं कि सेंटिमेंट बढ़ रहा है, मुश्किलात तो बढ़ रही हैं, लेकिन ये जो चीनी का एक बहरान बना, इसकी जो फैसला साजी रही, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? किसको ये फ़ायदा दिया गया एक्सपोर्ट की इजाज़त देकर? और उसके बाद हुकूमत का भी बड़ा मुबहिम सा इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है, वो वजाहत नहीं करते कि किस बेसिस के ऊपर ये फैसला साजी हुई। जी, कोई इस पर वजाहत अभी तक नहीं आई, ना हो सकती है। आप जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो आप ये गुंजाइश रखते हैं कि मुल्क में इतना स्टॉक हो, अगर प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाएं तो आप वो स्टॉक रिलीज़ करके सप्लाई को बढ़ाकर आप प्राइसेस को कंट्रोल कर लें। और 2013 की हुकूमत में किया गया था, सक्सेसफुल किया गया था। हालांकि उस वक्त बड़ी पेचीदगी और भी थी कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो थी वो पाकिस्तान से महंगी, कम सतह पर थी, तो आपको सब्सिडी देकर एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी। उसका एक पूरा फार्मूला बनाया गया था। तो आज आपने 7.5 लाख टन एक्सपोर्ट कर दिया, मुल्क की कीमतें तकरीबन 50%, 70% बढ़ गई, और आपने कोई कंट्रोल की कोशिश नहीं की। फिर आपने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इसमें बहुत से सवाल उठते हैं कि क्या इतने कम अरसे में आपको समझ नहीं थी कि मुल्क में कितना स्टॉक है कि आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, और जब मुल्क में शॉर्टेज होगी आपने। प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर दबाव ही कुछ ऐसा था जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते थे? इतने करीबी हलकों से उनके ऊपर ये दबाव रहा? नहीं, किसका करीबी हल्का? शुगर मिल्स मालिकान वाले तो हमारे हुकूमतों के अंदर ही बैठे हुए हैं। शुगर जी, ये भी बड़ा मसला है। शुगर मिल, मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद 90% जो है वो सियासतदानों के, उस तमाम जमातों के सियासतदान हैं। कारोबार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में आप काम कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हर आवाम लोगों पर पड़ता है। और उसमें जब ऐसी बात हो जाए कि अब लोग सवाल ये करते हैं कि क्या ये जानबूझकर शॉर्टेज पैदा की गई? लोग कहते हैं एक्सपोर्ट में भी पैसे बनाए गए, शॉर्टेज पैदा करके कीमतें बढ़ाई गई, क्योंकि कीमतें तो बढ़ी ना। 130 रुपये की शुगर जो है 210, 220 तक गई, पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन उसी सतह काफ़ी ऊपर है। और फिर इंपोर्ट की 7.5 लाख टन भी किया गया। तो आज तो पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि हमारी हर जो हुकूमत का अमल है उसके अंदर सवाल उठते हैं करप्शन के बारे में। इसलिए इस हुकूमत का नहीं, पिछली हुकूमत का भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। केयर टेकर हुकूमत के दौर में भी हुकूमतों का तो खैर वो पूछने वाले कोई नहीं होता ना। लेकिन ये बहुत गैर मामूली केयर टेकर हुकूमत थी जो हमने देखी, तो जितना उनका दौरानिया भी ज़्यादा था। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक की तरफ जाते हैं और वापस आके बात करेंगे सैलाब की सूरत हाल, किस कदर तबाहकारियाँ हो रही हैं मुल्क में, तफसील आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान में मॉनसून का सिलसिला जारी है और हम
शिद्दत से मौसमियाती तब्दीलियों, इंतजामी गफलतों, सियाहों की लापरवाही और सबसे बढ़कर दरियाओं के रास्ते में तामीरात बनाने के नुकसानात अपनी आंखों से देख रहे हैं। NDMA के मुताबिक सिर्फ इस मानसून सीजन में अब तक 221 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 600 के करीब जख्मी हैं। कल दियामिर में बाबूसर टॉप के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से अचानक बड़े सैलाबी एक रैला आया और इसकी मकामी लोग इस हवाले से कहते हैं कि उन्होंने ऐसा सैलाब अपनी ज़िंदगी में इससे पहले नहीं देखा। इस रैले में सैरो तफरीह के लिए आए लोधरा से आया हुआ एक ख़ानदान था, जिसके कुछ अफराद समेत दीगर कई सयाह जो वहाँ पर मौजूद थे वो बह गए और इसमें 3 अफराद की लाशें अब निकाल ली गई हैं। कई अफराद अभी तक लापता हैं जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस वक्त इलाके में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मकामी शाहराह बाबूसर लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई जगहों से बंद की हुई है और आज सुबह हम देखते हैं इस्लामाबाद में भी हमने एक सूरत हाल देखी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी क्योंकि शदीद बारिशें हैं जिसकी वजह से एक वालिद और उनकी बेटी गाड़ी समेत पानी में बह गए, उनकी भी तलाश जारी है। रमा बरस मानसून के गैर मामूली स्पेल की वजह से जानी और जो माली नुकसान है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। NDMA ने 25 जुलाई तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और बारिशों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है और साथ ही शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करने का मशवरा दिया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया सिर्फ इस किस्म के अलर्ट्स जारी कर देती है, ऐलानात भी होते हैं, कुछ कोशिशें भी होती हैं, मगर मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती है। और दूसरी तरफ इस किस्म का ख़तरनाक मौसम है और सियाह भी ख़ास तौर पे पंजाब और दीगर इलाकों से इन इलाकों की तरफ अपनी फैमिलीज़ के साथ ये ख़तरा देखते हुए भी सफ़र कर रहे हैं। सो क्या वजह है कि ना सिर्फ ये सियाहों तक ये बात पहुंचाई जा सकी है, ना इंतज़ामात इस हवाले से हैं। और बाबूसर टॉप पर जो ये सैलाबी रैला जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 300 सियाह मौजूद थे। एक कोस्टर समेत 15 से ज़ायद गाड़ियाँ भी इस रैले में बह गईं। शदीद बारिशों का अलर्ट जारी है, तमाम सूरत हाल है। क्या वजह है कि दोनों तरफ ना सिर्फ ये फैमिलीज़ इनको समझाया जारी है और ना ही इंतज़ामिया हरकत में आ पाती है। इसके लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैज़ुल्ला फ़िराक साहब। फैज़ुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले बाबूसर टॉप में जो सैलाबी सूरत हाल बनी, इसके हवाले से यकीनन एक गैर मामूली सी सूरत हाल नज़र आती है, इसमें कितने नुकसानात हुए, इस हवाले से आप क्या बता सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट, अफसोसनाक और अचानक है बिल्कुल ये वाक़या। और चूँकि ये शाहराह बाबूसर कराक्रम हाईवे का मुतबादिल है और गरमाई रूट के अंदर जब गरमाई मौसम होता है, टूरिज़म का पीक पे मौसम होता है, तो गिलगित बल्तिस्तान के रिहायशी भी इस रूट से सफ़र करते हैं, टूरिस्ट भी इस रूट से सफ़र करते हैं। इसलिए हम इस रूट को न बंद कर सकते हैं न किसी और तरफ उसको लेके जा सकते हैं। इस तरह हुआ कि ये बारिश हुई तो सैलाब आए और ये सैलाब इस तरह शदीद थे कि 11 जगह पर ये सैलाबी रेले आए हैं। ये बाबूसर छोटी सी एक गाठी नुमा एक वादी है और उस वादी के अंदर छोटी छोटी वादियां हैं बुलंदी पे। तो ऊपर से जब पानी का थोड़ा सा भी रेला आ गया तो उसके साथ वहाँ लकड़ी, मड और इस तरह के बोल्डर्स आए हैं और उसके साथ साथ जो गाड़ियां थी उससे रूट पे सफर कर रही थी, उनमें से 15 से 20 गाड़ियों को हिट किया है और बहा के लेके गए हैं, जिसकी वजह से जो 10 से 15 से 20 अफराद इस वक्त लापता है, जिनकी तलाश जारी है। वहाँ पे तलाश रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। उसके अलावा वहाँ पे जो सड़कें ब्लॉक होने की वजह से कोई 200 से 250 लोग वहाँ स्टक होके फंस गए थे उस इलाके में। और मौसलाती निज़ाम, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का जो मौसलाती निज़ाम है वो फाइबर पे है और यहाँ से फाइबर जाता है रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान तक। ऊपर से जब भी डिजास्टर होती है तो वो फाइबर कट जाता है। अब ये नहीं पता होता है कि फाइबर कहाँ से कटा है, उसके लिए 2-3 दिन चाहिए, तलाश करके वो निकाल लेते हैं। नुक्स पे ठीक करते हुए टाइम टेकिंग है। मौसलाती निज़ाम यहाँ पे तबाह हो चुका था, इसलिए ये सारे लोग अपने घरों से डिस्कनेक्ट थे। जब हुकूमत को ये मालूम हुआ कि अचानक इस तरह का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब ने जितने भी वसाइल थे सूबाई गवर्नमेंट के, उस कैपेसिटी से बढ़ के भी हिदायत जारी की डिजास्टर मैनेजमेंट को। ये तो रेस्क्यू का काम फैजुल्ला साहब फिर जरूर यकीनन स्टार्ट हुआ, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, हर किसी के जहनों में ये सवाल है कि जब बहुत सारे अलर्ट पहले जारी किए हुए हैं तो इतनी बड़ी तादाद में सियाहों को ऊपर जाने से रोका क्यों नहीं जाता? यहाँ पे टूरिस्ट 300 नहीं, यहाँ पे हजारों से ज्यादा टूरिस्ट थे, लेकिन वो गुजर चुके थे। इस रोड पे हर सेकंड के बाद एक गाड़ी चलती है। इस तरह का तूफान कभी जिंदगी में नहीं आया और पहली दफा इस तरह के सैलाबी रेले आ गए जिसने इतना बड़ा नुकसान किया, जिसमें से 5 कैजुअलिटीज हैं अभी तक, जिसमें 4 टूरिस्ट हैं
एक मुकामी फर्द इसमें बह गया है। टूरिस्ट में खातून भी शामिल है, जिनकी लाशें रिकवर करके उनके मुतल्लिका इलाकों में पहुंचाई जा रही है। उसके अलावा जो मिसिंग पर्सन है उसकी तलाश के लिए वहां पे ऑपरेशन जारी है। और इस इलाके का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 8 किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, जिसमें 2 मस्जिदें शहीद हुई है, एक गंदम का डिपो तबाह हुआ, 2 पुलिस स्टेशनें तबाह हुई हैं, एक गर्ल स्कूल इसमें चली गई है, 50 से 60 जो घर हैं इसमें मुंदाम होकर खत्म हो गए हैं। इसी तरह लोगों की खड़ी फसलें, खेत खलियान बर्बाद हुए हैं और इमारती लकड़ी हजारों फीट इसमें बह गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरी वैली बिल्कुल इस वक्त वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान के अहकामात की रोशनी में उसको आफत ज़दा करार दिया गया है और वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इमरजेंसी है। आपने मवासलात के निज़ाम के हवाले से भी बात की कि अब वो बिल्कुल रुका हुआ है। सो कागान के रास्ते जो बाबूसर टॉप की तरफ जाने की कोशिश लोग कर रहे थे, उनको भी वहाँ पर रोकने की इत्तला तो मिली। तो अब यानी एक्सेस नहीं किया जा सकता इन इलाकों को। आपका क्या पैगाम होगा लोगों के लिए बिलखुसूस जो अब भी कोशिश करेंगे सफ़र करने की? इस वक्त नारायण कागान और शाहराए बाबूसर ब्लॉक है 10-15 जगहों पे। अलबत्ता कराक्रम हाईवे जो है बिशाम के रास्ते वाली, वो दियामर की हदूद में 3 मकामात पर बंद थी, जिसको हैवी मशीनरी लगाकर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने इसको खोल दिया है। और इस वक्त कराक्रम हाईवे छोटी गाड़ियों के लिए खुली है, यहाँ से लोग सफर कर रहे हैं। और शाहराए नारायण कागान और बाबूसर बंद है, 15 जगह पर मुकामात पर ये बंद है। 3 मकामात को खोल दिया गया, लेकिन फिर भी 12-13 मकामात पर ये शाहरा बंद है। यानी रेस्क्यू का अमल भी इंतहाई मुश्किल तरीके से इस वक्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया साहब, हम बता रहे थे कि रेस्क्यू करना भी इतना आसान नहीं है। नाजरीन, एक जिम्मेदारी हुकूमत और इंतज़ामिया की होती है और एक जिम्मेदारी शहरियों की अपनी भी होती है। इस तरह के ख़तरे को जांचते हुए, देखते हुए TV मीडिया के ऊपर हर जगह ये खबरें चल रही हैं कि ये मौसम मौजू नहीं है इन इलाकों में सफ़र करने के लिए, लेकिन फिर भी हमने देखा इतनी बड़ी तादाद में लोग इन इलाकों की तरफ सफ़र कर रहे हैं। यकीनन ये सोचने का मुकाम है उन लोगों के लिए जो इस खतरे को जांच नहीं पा रहे और इस बात को भी नहीं समझ पा रहे कि मौसमियाती तब्दीलियों के किस किस्म के असरात हमारे मुल्क में अब बराह रास्त देखे जा रहे हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।